हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी व्हीटस्टोन ब्रिज की, उसकी बैलेंस स्टेट और अनबैलेंस स्टेट, संतुलन अवस्था और असंतुलन अवस्था, राइट। अब आज हम बात करेंगे यहाँ पर सेल या बैटरी के बारे में, राइट। सेल या बैटरी। अब सुनो जी मेरी बात। अगर आपने सेल देखा होगा तो कैसा होता है? हाँ जी, सेल कुछ इस तरह का होता है जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसमें एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है, यानी कि या कोई कहे कि एक रासायनिक पदार्थ भरा होता है। वो कभी लिक्विड स्टेट में भी होता है, कई बार ठोस अवस्था में भी होता है, राइट। जैसे आप ड्राई सेल देखते हैं, है ना, 1.5 वोल्ट के मोटे वाले सेल जो होते हैं, उसको तोड़ोगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा? ब्लैक कलर का पाउडर मिलेगा, है ना। तो ठोस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। तो ये जो लिक्विड है इसको कहते हैं हम विद्युत अपघट्य। यस, और इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। ये धनात्मक इलेक्ट्रोड और ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, ठीक है। इन दोनों के मध्य, इसके धनात्मक टर्मिनल और ऋणात्मक टर्मिनल के बीच में कुछ विभवांतर होता है, राइट। ओके। जब हम सेल की बात करते हैं, सेल के लिए कुछ एक बातें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हालांकि हम विद्युत वाहक बल के बारे में पहले बात कर चुके हैं। दूसरी चीज टर्मिनल वोल्टा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है जी, ये कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें सेल के बारे में सबसे पहले पता होनी चाहिए, जिनके बारे में हमें जानकारी करनी है, राइट। अब सुनो एक एक करके। सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, ठीक है। ओके। क्या होता है? देखो, एक परिभाषा आपको बताई गई थी और एक परिभाषा मैं आपको बताऊंगा। हम अब विद्युत वाहक बल के बारे में पूरी जानकारी करेंगे, राइट। ओके। एक काम करते हैं, इसके लिए पहले मैं एक परिपथ बनाता हूं। ये एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है, जिसको R प्रतिरोध से जोड़ा गया है, और कुछ सेल का खुद का आंतरिक प्रतिरोध है, जिसको मैं स्मॉल r से अलग से दर्शा रहा हूं, ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अभी छोटी छोटी बातें समझते हैं, फिर पूरी बात समझेंगे।
देखो जी, जब धारा प्रवाहित होती है, इसको क्या किया जाता है, किसी न किसी बाह्य परिपथ से जोड़ा जाता है। किसी बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो बाह्य परिपथ में तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर धारा प्रवाहित होती है, पर सेल के अंदर ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ धारा प्रवाहित होती है, समान धारा प्रवाहित होती है या ना। और इस सेल के अंदर धारा क्यों प्रवाहित हो रही है, क्योंकि ये जो विद्युत अपघट्य है इसमें कुछ आयन है। जैसे आप जल की बात करें, आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर, शुद्ध जल की अगर बात की जाए तो वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि उसमें किसी तरह के आयन नहीं पाए जाते। परंतु शुद्ध जल में अगर कुछ बूंद H2SO4 की डाल दी जाए तो क्या होगा, H+ और SO4- आयन बन जाएंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक आयन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडों के मध्य जो धारा प्रवाहित होती है वो आयनों की गति के कारण प्रवाहित होती है। यस, मैं ये बात लिख भी देता हूं। सेल में धारा का प्रवाह ठीक है जी, ओके। आयनों की गति के कारण धारा प्रवाह तो होता है, ये बात तो समझ में आई। पर इन आयनों की गति के दौरान देखो, धनात्मक आयन इस तरफ गति करेंगे तो धारा इस तरफ प्रवाहित होगी, और ऋणात्मक आयन उसके विपरीत दिशा में। ऋणात्मक आयन इस दिशा में, धनात्मक आयन इस दिशा में गति करेंगे, यस, उसके कारण धारा प्रवाहित होगी। और इन आयनों की गति में सेल द्वारा कुछ अवरोध उत्पन्न होगा। उस अवरोध को क्या कहेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। मैं क्या कह रहा हूं, सेल के अंदर सेल द्वारा आयनों के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध। सेल खुद आयनों के प्रवाह में कुछ अवरोध उत्पन्न करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बोलो, बात समझ में आई? एक बात। अब हम यहाँ पे इस सेल के बारे में बात कर रहे हैं। इस सेल के धनाग्र से कुछ धारा निकली, कितनी, I, जो इधर पहुंची I, फिर वो धारा इधर पहुंची I और I, ठीक है, ओके। इस बात को समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ बातें समझ और करता हूँ। देखो, माना कि ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है, ये C टर्मिनल है और ये D टर्मिनल है, ठीक है। मैं यहाँ पे इस पूरी क्लोज लूप के बारे में बात करूँ, क्लोज लूप ABCDEA, ABCDE, राइट, इस क्लोज लूप के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। A से B गए, कोई सेल नहीं, B से C गए, कोई सेल नहीं, C से D गए, कोई सेल नहीं, D से A गए तो सेल है। और इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना बताया गया आपको, E इक्वल्स टू, A से B गए, कोई प्रतिरोध नहीं, B से C गए, प्रतिरोध है R, धारा है उसमें I, तो आपने लिखा R इंटू I, यस, प्लस C से D गए, कोई प्रतिरोध नहीं, D से A गए। अब सेल का खुद का प्रतिरोध काम में आ रहा है ना। तो सेल में का प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r, जिसको आंतरिक प्रतिरोध करें, उससे भी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I। तो वहां पे भी कुछ
क्या होगा, ऊर्जा व्यय होगी, कुछ विभवपतन होगा, ठीक है। तो उसको लिख रहा हूं आई इंटू स्मॉल आर। बोली बात क्लियर है। ये मैंने एक समीकरण बनाई किरचॉफ के नियम से। यस, अब सुनो, विद्युत वाहक बल की पहली परिभाषा क्या कहती थी? ये कैपिटल आर का रेजिस्टेंस है, ये ई विद्युत वाहक बल का सेल है, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। ये टर्मिनल को आपने कहा था ए बी सी डी, और आपके पास आया ई इक्वल्स टू आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। ये आपके पास रिजल्ट आ गया है। और विद्युत वाहक बल की पहली परिभाषा क्या कहती थी? पहली बात, ये जो विद्युत वाहक बल है ये बल नहीं है। विद्युत वाहक बल एक किसी भी प्रकार का बल नहीं है। यह बल तो नहीं है कम से कम, ठीक है। दूसरी बात, किसी बंद परिपथ में एक कूलाम आवेश के प्रवाह के लिए, किसी बंद परिपथ में एक कूलाम आवेश के प्रवाह के लिए बैटरी द्वारा व्यय की गई ऊर्जा अथवा बैटरी द्वारा किया गया कार्य उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। किसी बंद परिपथ में एक कूलाम आवेश के प्रवाह के लिए, किसी बंद परिपथ में क्लोज लूप में एक कूलाम आवेश के प्रवाह के लिए बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा अथवा बैटरी द्वारा किया गया कार्य उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं बैटरी या सेल द्वारा दी गई कुल ऊर्जा अथवा बैटरी ऑब्लिक सेल द्वारा ये बात की थी क्या, किसी बंद परिपथ में एक कूलाम आवेश को पूर्ण चक्र लगाने के लिए बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा अथवा बैटरी द्वारा किया गया कार्य उस बैटरी का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये बात क्लियर है ना? ओके। इसके विपरीत हम यहां पे टर्मिनल वोल्टा की बात करें। हाँ जी, टर्मिनल वोल्टा की बात करें तो टर्मिनल वोल्टा में क्या पढ़ा था आपने? एक कूलाम आवेश को बैटरी के धनाग्र से बाह्य परिपथ से होते हुए बैटरी के ऋणाग्र तक गति करने के लिए, पूर्ण चक्र के लिए नहीं, बैटरी के धनाग्र से बैटरी के ऋणाग्र तक बैटरी के बाहर से होकर गति करने के लिए बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है? उस बैटरी का की टर्मिनल वोल्टा कहलाती है। हाँ या ना? तो मैं इसमें लिख देता हूं एक
कूलाम एक कूलाम आवेश को किसी बंद परिपथ में बैटरी के धनाग्र से बैटरी के ऋणाग्र तक परिपथ से बाह्य परिपथ से होकर प्रवाहित होने के लिए बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा अथवा बैटरी द्वारा किया गया कार्य उस बैटरी की टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। अब आप इस संबंध में देखो, यहाँ पे हमने एक रिजल्ट निकाला था, ठीक है। यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँचने के लिए कुल कार्य तो क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल। और सिर्फ धनाग्र से और ऋणाग्र तक पहुंचने के लिए जो कार्य किया गया है, यानी कि बाह्य परिपथ में जो कार्य किया गया है, यानी कि बाह्य परिपथ में जो विभव पतन हुआ है, उसको क्या कहेंगे? टर्मिनल वोल्टा। हाँ, है ना? वापस याद दिलाता हूं आपको, विद्युत विभव की परिभाषा याद है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी? एकांक धनावेश यानी कि एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य, है ना? तो एकांक आवेश के लिए किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विभव कहलाता है ना? तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, ये विद्युत वाहक बल जो है यहाँ पर, ये जो विद्युत वाहक बल है यहाँ पर, ये क्या है? एक कूलाम आवेश के लिए बंद पथ में किया गया कार्य, यानी कि कुल किया गया कार्य। तो ये तो कौन हो गया? ईएमएफ हो गया, कुल किया गया कार्य हो गया। और ये जो आईआर है, ये कौन है? ये है बाह्य परिपथ में किया गया कार्य। यस, यानी कि इस आईआर को क्या लिख सकते हो? इस आईआर को वी लिख सकते हो, यानी कि टर्मिनल वोल्टा। देखो, समझने की बात यही है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे भी कई जगह काम आएगा। फिर से सुनो, सिर्फ बैटरी के बाहर बाहर जो एक कूलाम आवेश के लिए ऊर्जा व्यय हुई है, उसको आप क्या कह रहे हो? टर्मिनल वोल्टा। और धनाग्र से चल के वापस धनाग्र तक पहुंचने के लिए, यानी कि कुल किया गया कार्य, उसको क्या कह रहे हो? विद्युत वाहक बल कह रहे हो। तो ये तो देखो, इस क्लोज लूप में जब हमने सॉल्व किया था तो क्या आया था? पूरी क्लोज लूप के लिए किया गया कार्य तो कितना है? ई, हाँ के ना? और आई आर कौन है? सिर्फ बाह्य परिपथ में विभव पतन, यानी कि बाह्य परिपथ में किया गया कार्य। तो ये टर्मिनल वोल्टा, ये विद्युत वाहक बल। तो आपके पास एक संबंध आया, ई बराबर वी प्लस आई आर। यस, जहां पे ये आई आर कौन है? आई इंटू आर कौन है? ये बैटरी के अंदर विभव पतन, और बैटरी के अंदर विभव पतन कौन है? बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध किया गया कार्य, यानी कि
हाँ या ना? तो ये स्मॉल आई आर जो है वो है बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध किया गया कार्य। बोलिए ये बात क्लियर है? ओके। तो अब आप इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। पूरे परिपथ में व्यय की गई ऊर्जा, एक कूलम आवेश को पूर्ण चक्र लगाने के लिए किया गया कार्य, वो तो क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल। और सिर्फ बाह्य परिपथ में किया गया कार्य वो क्या कहलाएगा? टर्मिनल वोल्टा। यस। और बैटरी के अंदर भी कुछ ऊर्जा खर्च हो रही है आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध, वो कौन है? आई इंटू स्मॉल आर, धारा इंटू आंतरिक प्रतिरोध। बोलिए ये बात क्लियर है क्या? यस। ओके। यहां पे हालांकि हम बात कर चुके हैं क्या निकाला था आपने? E इक्वल्स टू वी प्लस आई आर। ये आप एक रिजल्ट पर पहुंचे। बोलिए बात क्लियर है? अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। यहां पे हम बात करें विद्युत वाहक बल, यहां पे हम बात करें टर्मिनल वोल्टता। देखिए पूरी बात को समझिए। एक परिभाषा आप पहले लिख चुके, मैं वापस से लिख रहा हूं। ये हमने पहली परिभाषा पढ़ी थी, राइट। अब हम बात करते हैं एक और परिभाषा की। क्या? ये एक सेल है और इसके सिरों पर विभवांतर को का मापन करने के लिए, वे किसी भी परिपथ में विभवांतर का मापन करने के लिए क्या काम में लेते हैं? वोल्ट मीटर। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया गया है और ये सेल कैसा है? खुले परिपथ में। सेल कैसा है? खुले परिपथ में। यदि एक सेल खुले परिपथ में है, यदि सेल खुले परिपथ में हो, या क्यों अर्थात बोलूं? आप ही बताएं। सेल खुले परिपथ में, सिर्फ सेल है और वो कहीं किसी परिपथ में कनेक्टेड नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? खुला परिपथ। ठीक है जी। अगर सेल खुला परिपथ में है, खुले परिपथ में है, तो क्या सेल से धारा ली जाएगी? नहीं। यानी कि जब सेल से धारा ना ली जाए, जब सेल खुले परिपथ में हो या सेल से धारा ना ली जाए, उस समय सेल के सिरों पर विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी कि जब धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही, जब सेल से धारा ली नहीं जा रही, तो सेल के अंदर भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही, और जब सेल के अंदर धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो सेल के अंदर कोई ऊर्जा व्यय नहीं हो रहा। ऊर्जा व्यय नहीं हो रहा तो सेल के टर्मिनल के दोनों टर्मिनलों के मध्य अधिकतम विभवांतर होगा, जिसको विद्युत वाहक बल कहेंगे। यस। हाँ जी, समझिए जरा। जब सेल से धारा ना ली जा रही हो तब सेल के
जब सेल खुले परिपथ में हो, यानी कि किसी के बाह्य परिपथ में जोड़ा नहीं गया हो, यानी कि जब सेल से धारा ना ली जा रही हो, उस समय सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य का विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। बोलिए, बात क्लियर है? इधर बात करें, एक परिभाषा तो आप पहले से पढ़ चुके हैं। क्या परिभाषा पढ़ी थी? सुनो जरा, ये सेल है, ये एक बंद परिपथ में है। ये तो एक परिभाषा तो हम पढ़ चुके हैं। एक कूलाम आवेश को बाह्य परिपथ से होकर प्रवाहित होने के लिए बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा या बैटरी द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा? सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाएगा। अब दूसरी परिभाषा की बात हो रही है। क्या बात है परिभाषा में? देखो सुनो, ये एक सेल है जिसको बाह्य परिपथ में जोड़ा गया है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी है, बाह्य परिपथ में जुड़ा है। इसका मतलब सेल से धारा ली जा रही है, इसका मतलब सेल से धारा ली जा रही है, इसका मतलब सेल से धारा ली जा रही है। यस, उस समय सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य का विभवांतर, जब सेल से धारा ली जा रही हो, यानी कि जब सेल बंद परिपथ में हो, उस समय सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य के विभवांतर को सेल की टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। क्या कह रहा हूं मैं यहां पे? क्या कहा मैंने? जब सेल बंद परिपथ में हो, अर्थात सेल से धारा ली जा रही हो, उस समय सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य के विभवांतर को सेल की टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। बोलिए, बात क्लियर है? ओके, ये तो दो बातें हुई इंपॉर्टेंट बातें। अब इसमें आगे अगर बात करूं, देखो सेल या बैटरी, बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, आंतरिक प्रतिरोध के बारे में भी हम और बात करेंगे, राइट? सुनिए, सेल या बैटरी की अगर बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहले कहलाते हैं प्राथमिक सेल, और दूसरे होते हैं द्वितीयक सेल, यानी कि सेकेंडरी सेल्स। यस, प्राथमिक सेल कौन से होते हैं? जिन्हें एक बार काम में ले लिया जाए, वो निरावेशित हो जाए तो उनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता हो। जैसे कि पेंसिल सेल होते हैं या वो ड्राई सेल जो होते हैं, उनको एक बार काम में ले लिया, उसकी तो जब वो डिस्चार्ज हो जाते हैं उसके बाद उनको दोबारा चार्ज कर पाते हैं क्या? नहीं। यस, यानी कि जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता उन्हें तो हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल। और दूसरा है द्वितीयक सेल, जिन्हें निरावेशित हो जाने पर पुनः आवेशित किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। बोलिए, बात क्लियर है? ओके,
किसी सेल अथवा बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। सेल या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये बात हमें करनी है। ठीक है जी, चलिए। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। देखो जी, किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का जो मुख्य कारण होता है वो होती है उसकी ध्रुवणता, ध्रुवण। ध्रुवण यानी कि पॉलराइजेशन। हाँ जी, सेल का ध्रुवण यानी कि पॉलराइजेशन सेल के आंतरिक प्रतिरोध का कारण है, पहली बात। दूसरी बात, ध्रुवण क्या होता है? ध्रुवण यानी कि पॉलराइजेशन होता क्या है? सुनो जी, मेरी बात समझो। जब एक सेल है, ठीक है, तो इसमें क्या बने? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने। यस, यहां पे कुछ पॉजिटिव आयंस बन गए, देखिए जी, यहां पे कुछ तो पॉजिटिव आयंस बन गए, कुछ नेगेटिव आयंस बन गए। यस, और सेल में क्या होता है? इसके पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि धनात्मक टर्मिनल के चारों ओर कुछ ऋणात्मक आवेश इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल के चारों तरफ कुछ धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है जी, तो ये धनात्मक ये मैंने क्या कहा? देखिए जी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, और नेगेटिव टर्मिनल के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि बैटरी के दोनों टर्मिनलों पर विपरीत प्रकृति के आवेश एकत्रित हो जाते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? बैटरी का ध्रुवण, बैटरी का या सेल का ध्रुवण। ठीक है जी, यानी कि बैटरी के दोनों टर्मिनलों पर विपरीत प्रकृति के आवेशों के एकत्रित होने की घटना को हम बैटरी का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है जी, और इंपॉर्टेंट बात क्या थी यहां पर? देखो जी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के चारों तरफ ऋणात्मक आवेशों की एक परत बन गई। यस, और ऋणात्मक टर्मिनल के चारों तरफ धनात्मक आवेशों की एक परत बन गई, जो कि दोनों तरफ के, जो कि
दोनों टर्मिनलों के मध्य आवेशों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करेगा। यस, बात समझ में आई। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं, और ध्रुवण ही आंतरिक प्रतिरोध का मुख्य कारण है। राइट। अब सुनो, सबसे पहली बात, जो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध जो निर्भर करता है दोनों टर्मिनलों के इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघट्य के अंदर डूबे हुए भाग की लंबाई पर आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। जितना अधिक भाग डूबा हुआ होगा विद्युत अपघट्य के अंदर, उतनी पतली लेयर बनेगी किसकी? विपरीत प्रकृति के आयनों की। उतनी यानी कि उतना कम ध्रुवण होगा और उतना ही कम आंतरिक प्रतिरोध होगा। हाँ या ना? तो पहली बात किस पर निर्भर करेगा? टर्मिनलों के विद्युत अपघट्य में डूबे हुए भाग की लंबाई पर। यानी कि डूबे हुए भाग की लंबाई जितनी अधिक होगी, ध्रुवण उतना ही कम होगा, और जितना ध्रुवण कम होगा उतना ही आंतरिक प्रतिरोध सेल का कम होगा। बोली बात क्लियर है? दूसरी बात, दोनों टर्मिनलों के पृष्ठ क्षेत्रफल पर या टर्मिनलों की मोटाई पर। देखो, दोनों टर्मिनल की मोटाई जितनी ज्यादा होगी यानी कि उतना ही ज्यादा पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। जितना ज्यादा पृष्ठ क्षेत्रफल होगा तो विपरीत प्रकृति के आयन जो उसके उस टर्मिनल पे इकट्ठे हुए हैं उनकी परत पतली होगी। परत पतली होगी तो इसका मतलब ध्रुवण कम होगा, और ध्रुवण कम होगा तो आंतरिक प्रतिरोध भी कम होगा। यस, यानी कि अगर पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है तो ध्रुवण कम होगा, और ध्रुवण कम होगा तो आंतरिक प्रतिरोध भी कम होगा। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? टर्मिनलों के मध्य, टर्मिनल मतलब इलेक्ट्रोडों के, के मध्य दूरी जितनी अधिक होगी, दूरी को हम यहां पे डी से लिख देते हैं, जितनी अधिक दूरी होगी उतना ही आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। यस। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, धारा पर। देखो जी, अगर इस सेल से अधिक धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब आवेश अधिकतम गतिशील है। यानी कि दोनों टर्मिनलों पर एकत्रित होने वाले विपरीत प्रकृति के आवेश कम है, और विपरीत प्रकृति के इकट्ठे होने वाले आवेश कम है, यानी कि ध्रुवण कम हुआ है तो आंतरिक प्रतिरोध भी कम होगा। तो क्या कहा मैंने? अगर सेल से ली जाने वाली धारा अधिक होगी तो ध्रुवण कम होगा, और ध्रुवण कम होगा तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी कम होगा। बोलिए, ये बात क्लियर है? यस, ओके। हाँ जी, तो हमने अभी तक क्या बात की? हमने बात की है कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, एक बार फिर से लास्ट में दोबारा एक बार बात कर लेते हैं। क्या? नंबर 1, दोनों इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्य में उनकी कितनी लंबाई विद्युत अपघट्य में डूबी हुई है उस बात पर निर्भर करेगा। जितनी अधिक लंबाई डूबी होगी तो उतना ज्यादा अधिक क्षेत्रफल पर आयन, विपरीत प्रकृति के आयन उस पर डिपॉजिट होंगे। तो जितने ज्यादा लंबाई होगी उतना अधिक क्षेत्रफल होगा, यानी कि जो उसके चारों ओर आयन एकत्रित हो रहे हैं उनकी परत पतली होगी, इसलिए क्या होगा? यानी कि ध्रुवण कम होगा तो आंतरिक प्रतिरोध भी कम होगा। नंबर 1 बात। नंबर 2,
दोनों टर्मिनलों के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, यानी कि इलेक्ट्रोडों की मोटाई पर, चौड़ाई पर, जितना मोटे इलेक्ट्रोड होंगे उतना अधिक उनका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। जितना अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल होगा तो जो उनके चारों ओर विपरीत प्रकृति के आयन एकत्रित हुए उनकी परत पतली होगी, यानी कि ध्रुवण कम होगा, और ध्रुवण कम होगा तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। बात क्लियर है। तीसरी चीज है, इलेक्ट्रॉनों के मध्य दूरी पर जितनी अधिक दूरी उतना आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है धारा। अगर सेल से या बैटरी से अधिक धारा ली जा रही है, जितनी अधिक धारा ली जाएगी आयन उतने ज्यादा अधिक गतिशील होंगे, जितने अधिक गतिशील आयन होंगे इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित होने वाले आयनों की संख्या उतनी कम होगी, यानी कि ध्रुवण कम होगा, इसलिए आंतरिक प्रतिरोध भी कम होगा। बात क्लियर है? ओके। अब हम आगे एक और बात करते हैं। देखिए जी, मुझे यहां पे सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान की बात करनी है। मुझे ज्ञात करना है सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान। हाँ जी, सुनिए जरा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकाला जाएगा। मैं ये कहता हूं, आपके पास एक सूत्र था E। चलिए इससे पहले एक बात और करते हैं। सुनो जी, सेल के विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में संबंध के लिए हमने एक सूत्र निकाला था। वो क्या था? E इक्वल्स टू V प्लस IR। ये सूत्र आया था हमारे पास। यस, ओके। ये सूत्र से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? V इज इक्वल्स टू E माइनस IR। यस, ओके। इसका मतलब सेल की टर्मिनल वोल्टता का मान हमेशा सेल के विद्युत वाहक बल से कम होगा। बोलिए, ये बात क्लियर है? यस। फिर से बात करता हूं। नंबर 1, जब सेल से धारा ली जा रही हो, एक केस। और जब सेल को आवेशित किया जा रहा हो, आवेशित किया जा रहा हो। ठीक, दो केसेस की बात कर रहे हैं। सुनो, एक केस में ये आपका सेल है जिसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध है, इसको किसी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ा गया है। सेल से ली जाने वाली धारा का मान है I। वही धारा यहां पे गई I और वही धारा पहुंची यहां। इस केस के लिए अपन ने यह संबंध निकाला था कितना? V इक्वल्स टू E माइनस IR। यस, इस सूत्र से यह पता चलता है कि सेल की टर्मिनल वोल्टता का मान सेल के विद्युत वाहक बल से हमेशा कम होगा, और अधिकांशतः ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि सेल का काम, सेल किस लिए काम में लेते हैं? जिससे कि वो परिपथ में धारा प्रवाहित करे, यानी कि सेल का काम धारा देना है। सेल का काम धारा देना है। तो जब सेल से धारा ली जा रही है, ज्यादातर इसी काम में आता है। यस, तो सेल से धारा ली जा रही होगी तब सेल की टर्मिनल वोल्टता का मान सेल के विद्युत वाहक बल के मान से कम होगा, राइट। परंतु एक और केस के बारे में बात करें। क्या? जब सेल को आवेशित किया जा रहा हो, ये अपना सेल है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r, इसको किसी हायर पोटेंशियल से जोड़ा गया है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये ऐसे जोड़ा गया है। यस, हाँ जी। अब हम बात करें, यहां पे हमारे पास एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल है कितना? E।
जिसका विद्युत वाहक बल E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल A, ये एक नेगेटिव टर्मिनल B, A का पोटेंशियल इसके पॉजिटिव के पोटेंशियल से ज़्यादा है, इसलिए करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसके लिए सॉल्व करें, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं कैसे, नोडल मेथड से। बाय नोडल मेथड। हाँ जी, नोडल मेथड से क्या समझ में आ रहा है आपको, आप समझना जरा। ये ए हायर पोटेंशियल पे, इसके पोटेंशियल को बोलेंगे इनकम, रास्ते में जो कुछ हुआ वो खर्चा, और लास्ट में बचत, तो इनकम यानी कि VA इक्वल्स टू, फिर पहला खर्चा सेल पे, सेल का कौन सा टर्मिनल पहले मिला, पॉजिटिव, तो यहां पे लिखा जाएगा प्लस का E। दूसरा खर्चा, करंट कितनी फ्लो हो रही है, I, राइट, और ये कहां से, ये करंट कहां से पास हो रही है, इंटरनल सेल के अंदर से, यानी कि सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना, IR, I इंटू स्मॉल r, ये दूसरा खर्चा, और फिर यहां से इधर आ गए तो लास्ट में बचत VB। इस VB को इधर उठा लाओ, किसी और की मत उठा लाना, VA माइनस VB इक्वल्स टू E प्लस IR, जहां आप क्या कह सकते हो, VA माइनस VB को आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कैपिटल V, यानी कि दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वही इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। कब, जब सेल से करंट फ्लो हो रही है, जब सेल से धारा प्रवाहित हो रही है, जब सेल से धारा प्रवाहित हो रही हो उस समय इसके दोनों टर्मिनलों के मध्य विभवांतर क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टा, इसलिए VA माइनस VB को क्या लिखा, V, तो मैंने क्या लिखा, V इक्वल्स टू E प्लस IR। आपके लिए यहां पे एक नया रिलेशन आ गया, जब सेल को आवेशित किया जा रहा है, जब सेल को चार्ज किया जा रहा है, क्या रिजल्ट आया, V इक्वल्स टू E प्लस IR, और इस रिलेशन में क्या दिखाई दे रहा है कि टर्मिनल वोल्टा का मान सेल के विद्युत वाहक बल के मान से अधिक है। तो कोई आपसे पूछे किसी सेल के विद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल वोल्टा के मान से अधिक होता है या कम, तो आप क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल हमेशा अधिक होता है, जब तक कि क्वेश्चन ये ना कहे कि सेल को आवेशित किया जा रहा है, बैटरी को चार्ज किया जा रहा है। बोलिए बात क्लियर है। अगर बैटरी को चार्ज किया जा रहा है तो क्या कहोगे कि टर्मिनल वोल्टा का मान विद्युत वाहक बल के मान से अधिक होगा, राइट। चलिए अब मैं यहां पे आपसे बात करता हूं सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान। आपने क्या पढ़ा था, हम एक जनरल बात करेंगे, सेल को जब आवेशित किया जा रहा है उसके बारे में नहीं, सेल को सामान्यतः करंट लेने के लिए, धारा प्रवाहित कराने के लिए काम में लेते हैं, तो जब सेल से धारा ली जा रही हो उस समय के लिए क्या सिखाया था आपको, E इक्वल्स टू V प्लस IR, ये सीखा था आपने। आप यहां से क्या लिख सकते हैं, I इंटू स्मॉल r इक्वल्स टू E माइनस V लिखा जा सकता है क्या, यस। तो स्मॉल r इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, E माइनस V अपॉन I, यस, ओके। जब हमने ये वाला सूत्र निकाला था, तब V को क्या कहा था, V इक्वल्स टू I इंटू कैपिटल R। देखो ये बैटरी और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, इससे धारा प्रवाहित हो रही है कितनी, I, और इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना, स्मॉल r, इसका विद्युत वाहक बल है कितना, E। तो इस सेल के बाहर जो ऊर्जा व्यय हो रही है, इस सेल के बाहर जो विभव पतन हो रहा है, वही तो टर्मिनल वोल्टा है, यस। तो V इक्वल्स टू आपने क्या लिखा था, IR। यहां से आप ऐसे लिख सकते हो क्या, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। एक सूत्र तो ये आई गया, किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का एक सूत्र तो आ गया, E माइनस V अपॉन I, और दूसरा सूत्र मैं यहां से निकाल रहा हूं, इससे इस I का मान यहां रखो तो क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा आंतरिक प्रतिरोध R इक्वल्स टू E माइनस V अपॉन I को क्या लिखेंगे, V अपॉन R।
तो इससे आंतरिक प्रतिरोध कितना आ जाएगा, ई माइनस वी अपॉन वी इंटू कैपिटल आर। तो ये दो सूत्र है, इन दो सूत्रों की सहायता से मैं किसी भी दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकता हूं। ठीक है जी। यहां पर ये हमारे पास प्रथम विधि है। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि है। ठीक है जी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस परिपथ से देखो आप, देखो जी मैं क्या कहता हूं, ध्यान से देखना। मैं ये वाला सूत्र काम में ले रहा हूं, सूत्र नंबर 2। इस सूत्र में आपको क्या चाहिए, सेल का लगाए गए सेल का विद्युत वाहक बल का मान, लगाए गए सेल की टर्मिनल वोल्टता का मान अपन लिख लेते हैं यहां पे। ई कौन है, वी कौन है, सेल की टर्मिनल वोल्टता। और स्मॉल आर कौन है, स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर। प्रयुक्त बाह्य प्रतिरोध। यस, अब मेरी बात सुनो आप। मैं यूं कहता हूं कि एक सर्किट है, यहां पे मैंने एक कुंजी का प्रयोग कर रहे हैं। ये की क्या है, इसके अंदर डॉट लगा दो, मेटेलिक डॉट होता है, धातु का होता है, उसको लगा दो तो ये परिपथ पूर्ण हो जाएगा, और परिपथ पूर्ण हो जाएगा तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। यस, एक तो कुंजी लगाई मैंने यहां पे। दूसरी बात, यहां पे कि आरबी है, आरबी कौन है, आरबी यहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स, राइट। ओके, इसमें बहुत अलग अलग प्रतिरोध लगे हुए हैं, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम। आप जितना चाहो उतना प्रतिरोध यहाँ पे काम में ले सकते हो। ठीक है, तो जितने प्रतिरोध की आवश्यकता हो, जितने प्रतिरोध के साथ आप इस प्रयोग को करना चाहें, उतना प्रतिरोध यहाँ पर आप पे काम में ले सकते हैं, राइट। ओके, इस वाले सूत्र में जो भी कुछ आपको चाहिए, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और प्रतिरोध, सब यहां पे ज्ञात किया जा सकता है। इसमें मैं बात करता हूं नंबर 1, जब कुंजी खुली है, इस कुंजी को खुला रखा है, यानी इसके अंदर जो मैंने बताया धातु की डॉट लगाते हैं वो नहीं लगाई, डॉट नहीं लगाई, तो ये परिपथ कैसा रह गया, खुला। परिपथ कैसा रह गया, परिपथ खुला रह गया, खुला रह गया, यानी कि परिपथ पूर्ण ही नहीं हुआ। परिपथ पूर्ण नहीं हुआ तो धारा प्रवाहित होगी क्या, धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि सेल से धारा नहीं ली जा रही है।
यस। और जब सेल से धारा नहीं ली जा रही हो उस समय सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य विभवांतर, जब सेल से धारा ना ली जा रही हो उस समय सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य विभवांतर क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। और इसके सिरों पर विभवांतर कौन बताएगा? वोल्टमीटर। किसी भी विद्युत युक्ति के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करने के लिए क्या काम में लेते हैं? वोल्टमीटर। तो उस समय वोल्टमीटर का पाठ्यांक हमें क्या बताएगा? विद्युत वाहक बल यानी कि कैपिटल ई का मान बताएगा। इस सूत्र में रखने के लिए मैं विद्युत वाहक बल का मान चाहिए था, मैंने आज कुंजी निकाली, परिपथ पूर्ण नहीं हुआ। परिपथ पूर्ण नहीं होने के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हुई। परिपथ में जब धारा प्रवाहित नहीं हुई तो इसके सिरों पर जो विभवांतर है उसको कौन बताएगा? वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर का पाठ्यांक किसके बराबर होगा? विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। हाँ या ना? एक बात। दूसरी बात, जब कुंजी लगी हो, जब ये कुंजी लगाई जाए, डॉट लगाया जाए, ठीक है, तो क्या होगा? जरा ये समझो। डॉट लगा दिया, डॉट लगा दिया तो पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगी, राइट? धारा प्रवाहित होने लगी यानी कि जब सेल से धारा ली जा रही हो, यानी कि जब सेल बंद परिपथ में हो तब सेल के सिरों पर विभवांतर क्या होता है? टर्मिनल वोल्टता के बराबर। तब वोल्टमीटर का पाठ्यांक किसके बराबर होगा? टर्मिनल वोल्टता के बराबर। तो इस सूत्र में, जिसमें इस लगाए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, इस सूत्र में आपके पास टर्मिनल वोल्टता का मान भी आ गया, आपके पास विद्युत वाहक बल का मान भी आ गया, और कैपिटल आर रेजिस्टेंस बॉक्स में प्रयुक्त प्रतिरोध का मान। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में आपने कितना प्रतिरोध काम में लिया है वो आपको पता है। आप 1 ओम भी ले सकते हैं, 2 ओम भी ले सकते हैं, 5 ओम भी ले सकते हैं, है ना? तो आपके पास ई, वी और कैपिटल आर तीनों आ गए। आप इस सूत्र में आर इक्वल्स टू ई माइनस वी अपॉन वी इंटू कैपिटल आर, इससे आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। बोली बात क्लियर है? यस, ओके। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने की एक प्रायोगिक विधि थी, प्रथम प्रायोगिक विधि थी, ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या काम में लिया था? क्या क्या काम में लिया था? हमने पहली बात काम में ली थी वोल्टमीटर, और दूसरा हमने क्या काम में लिया था? रेजिस्टेंस बॉक्स। दो चीजों का उपयोग करके हमने आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर लिया, राइट? और जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है वो तो है ही, उसको तो काम में लेंगे, है ना? चलिए, एक और विधि है। ये द्वितीय विधि है, ठीक है जी। सुनिए, इसमें आपने क्या क्या उपयोग में लिया है? नंबर 1 वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का उपयोग किया गया है, यस। और नंबर 2 आपने काम में लिया है अमीटर। हाँ जी, वोल्टमीटर क्या ज्ञात करता है? क्या करेगा? यहाँ पे सेल के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करेगा, और अमीटर क्या ज्ञात करेगा? इस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करेगा, राइट? ओके।
यहां पे आपने एक कुंजी लगा दी। आप जब चाहें इस परिपथ को पूर्ण कर सकते हैं, जब चाहे आप इस परिपथ को अपूर्ण कर सकते हैं। डॉट को निकाल लेंगे तो परिपथ क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, सर्किट में धारा प्रवाहित नहीं होगी। राइट, अब सुनो जरा, इस सूत्र में, इस प्रयोग में आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मैं जो सूत्र का मैं लूंगा E माइनस V अपॉन कैपिटल I। इस सूत्र को काम में लूंगा जहां E कौन है, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। और नंबर 2 पे V कौन है, सेल की टर्मिनल वोल्टता। राइट, और I कौन है, राइट। इस प्रयोग में हम क्या करेंगे, सुनो जरा, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले इस कुंजी को लगा दिया गया। जब कुंजी बंद है, जब कुंजी बंद है तो परिपथ से धारा प्रवाहित हो रही है। राइट, और धारा प्रवाहित होगी तो जब सेल से धारा ली जा रही हो, जब सेल से धारा ली जा रही हो, उस समय सेल के सिरों पर जो विभवांतर, वो क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टता। यानी कि उस समय जो वोल्टमीटर का पाठ्यांक होगा, वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या बताएगा, टर्मिनल वोल्टता को बताएगा। राइट, ओके। और अमीटर का पाठ्यांक क्या बताएगा, इस समय परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताएगा। राइट, ओके। अब कुंजी को हटा देते हैं। अब आपने क्या किया, कुंजी को हटा दिया। अब बताइए, अगर इस कुंजी को हटा दें तो परिपथ कैसा हो जाएगा, खुला परिपथ, खुला परिपथ हो जाएगा। खुला परिपथ हो जाएगा, इसका मतलब परिपथ से धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि सेल से भी धारा नहीं ली जाएगी। अच्छा, जब सेल से धारा नहीं ली जाएगी तो जब सेल से धारा ना ली जा रही हो, उस समय सेल के सिरों पर विभवांतर कौन बता रहा है, यहाँ पे वोल्टमीटर।
तो उस समय सेल के सिरों पर विभवांतर यानी कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जो होगा वो क्या बताएगा, सेल का विद्युत वाहक बल। तो उस समय पे वोल्ट मीटर का पाठ्यांक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। सूत्र क्या था, सूत्र क्या था, ये रहा। इस सूत्र को काम में लेने आपको क्या चाहिए था, विद्युत वाहक बल का मान आ गया, विद्युत वाहक बल का मान आपको प्राप्त हो गया, यस। और क्या चाहिए था, सेल की टर्मिनल वोल्टता वो भी आ गई, और परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी आ गया। तीनों मान आ गए तो आप क्या निकाल लेंगे, इस सूत्र में E माइनस वी अपॉन आई, इस सूत्र में मान रख के आप आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। बोलिए बात क्लियर है? ओके, तो आज के लिए इतना बहुत है। अब सेल के बारे में, सेल के संयोजनों के बारे में बात करेंगे हम अगली क्लास में। हम बात करेंगे सेलों का संयोजन। क्लियर है? चलिए, ओके।